LLB first year, first subject कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। फर्स्ट टॉपिक इसका ये है, एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ख़ास खूबियाँ क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ सैक्रेड डॉक्यूमेंट, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पवित्र डॉक्यूमेंट है। इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ये इसके अंदर वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी की खूबियाँ इंक्लूड है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस अटेम्प्ट, स्टडी, डिस्कशन, थिंकिंग एंड हार्ड वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको तैयार किया। इट वॉज एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 थ्रू आउट द इंडिया। ये इंडिया में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ख़ास खूबियाँ हैं वो हैं, पहली है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्मॉल। जनरली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म छोटी होती है। ओनली मेन पॉइंट आर मेंशन इन इट एंड द रेस्ट इज लेफ्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन। जनरली क्या होता है, उसमें मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं और बाकी के ना इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सेप्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक एक्सेप्शन है। द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर स्मॉल नॉर वेरी बिग, इट कंटेन ऑल द नेसेसरी पॉइंट इन इट। जो फॉर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ना तो छोटा है और ना ही ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर सारे नेसेसरी पॉइंट इंक्लूड हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर केवल 22 चैप्टर, 395 आर्टिकल एंड 9 शेड्यूल्स थे। लेटर दिस हैज़ बीन इंक्रीज अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट, बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा ये बढ़ गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोविजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द main feature of our constitution is establish the sovereign and democratic republic। जो मेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस्टेब्लिश करना है सोवर्जियन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट इज कॉल्ड सोवर्जियन बिकॉज सोवर्जिनिटी इज टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। To cherish and follow the noble idea which inspired our national struggle and for freedom, to uphold, protect the sovereignty, unity, integrity of India, to defend the country and render national service। इंडिया को, कंट्री को डिफेंड करना और रेंडर करना नेशनल सर्विस के लिए। To promote harmony, spirit, common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic, and religion sectional diversities, etc. The value and preserve the right and heritage of our composite culture, etc. These are points. We skip that. Directive principle of state. The constitution drafter had perceived such structure of constitution which is for the welfare of humanity, जो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन drafter had perceived such structure of constitution which is for the welfare of humanity। मतलब उन्होंने ऐसा प्रिसीव करा, ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी का ध्यान में रखते हुए था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ constitutional drafter wanted that states shall determine their own policies in such manner that living standard of every person is right। स्टेट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर चाहते थे कि स्टेट है ना डिटरमाइन करे खुद की पॉलिसीज, जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी पर्सन जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन जो है ना हर व्यक्ति का, वो बढ़े राइज हो। चिल्ड्रंस फ्री एजुकेशन, पे चिल्ड्रन की फ्री एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए। नो वन बी डिवॉइड ऑफ जस्टिस ओइंग टू पोवर्टी, गरीबी की वजह से कोई जस्टिस से डिवॉइड ना किया जाए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किया जाए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग एज, ओल्ड एज के द्वारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। दीज वेलफेयर प्रोविजन आर मेड कंपल्सरी
वेलफेयर प्रोविजन आर नॉट मेड, मतलब ये कंपलसरी नहीं है थे, एंड लेफ्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर ये छोड़ दिया गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कोऑर्डिनेशन रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है ये हम देखेंगे। इफ इट इज सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर स्ट्रिक्टली रिजिड नॉट स्ट्रिक्टली फ्लेक्सिबल, देन इट shall not be an exchange statement. The Constitution contains such a procedure of amendment which is neither flexible as England nor rigid as America. जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है ना अमेंडमेंट का, वो इंग्लैंड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है और अमेरिका की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, एकदम रिजिड कठोर नहीं है। जब ये ज़रूरत होती है इसको अमेंड किया जा सकता है। Provides amendment accordance with the country, time, circumstance. It is the proof that there has been 85 amendment till 2001। जब भी कोई ज़रूरत होती है या कोई परिस्थिति होती है जहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है इंग्लैंड की तरह और अमेरिका की तरह रिजिड नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि 2001 तक के केवल 85 अमेंडमेंट ही हुए हैं। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि अडल्ट सफरेज, मतलब वयस्कों का मत अधिकार। एज वी हैव सीन अबव, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, पावर जो है ना होती है किनके हाथों में, रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पीपल इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव, दिस पावर हैज़ बीन entrusted बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द अडल्ट। ये पावर जो है मत वोट देने की, ये अडल्ट को किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। दैट इज हु कंप्लीटेड द एज ऑफ ईयर। तो अडल्ट यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, जिसने 18 ईयर की एज को कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अडल्ट सफरेज। It is important that there has been no discrimination on the basis of religion, caste, tribe, etc. in the suffragettes specific characteristics of the Constitution. रिलीजन, कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना जा सकता ही नहीं है। इसके अंदर वोट देने का अधिकार सबको है जिन्होंने 18 ईयर की एज कंप्लीट कर दी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। जुडिशरी इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल। जुडिशरी जो है एक सिक्योरिटी गार्ड है फंडामेंटल राइट्स, जो लोगों के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक सिक्योरिटी गार्ड है जुडिशरी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ऑन जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोटेक्शन है ना वो भी जुडिशरी के ऊपर ही है। It is good that independence of judiciary has been given ultimate position. The independence of judiciary has been concluded as basic structure of the constitution, with which there can no interference. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सिंगल सिटीजनशिप, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। एक जो और खूबी है इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविज़न है। एवरी सिटीज़न इज़ कॉल्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया। हर सिटीज़न इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। वो क्लेम नहीं कर सकते डबल सिटीज़नशिप लाइक अमेरिका की तरह। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये इसका बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द पावर इज वेस्टेड अमंग द पीपल, नॉट सेंट्रलाइज इन वन पर्सन। पावर जो है डिसेंट्रलाइज है, जैसे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है उस कमेटी के द्वारा, वो जो लोग चुनते हैं जिसको उसके द्वारा। पंचायती राज इज अ गुड एग्जाम्पल। 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एड फर्दर स्ट्रेंथ इट।